हाँ जी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है और हम दिन रात दबा के मेहनत कर रहे हैं। दिन में मेहनत करते हैं और रात में। सर मेहनत हम रात को करते हैं। कितने बजे पढ़ना शुरू करते हो? सर 10 बजे के अराउंड बैठते हैं, सुबह 5-6 बजे तक सोने चले जाते हैं ये। और उठते कितने बजे हो? सर हम 12 बजे के अराउंड उठते हैं। ठीक है, रात के उल्लू हो रखे हो सारे के सारे। ठीक है ना? सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते। ये तो गलत बात है यार, स्कूल वालों की। इतना तो मैं भी समझता हूँ, मार्क्स तो देने चाहिए उनको, है ना? आप लोग, आपके साथ पार्शलिटी की होगी ना स्कूल वालों ने? हाँ पता है मुझे, आपके साथ कर रखी होगी। हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। उस पार्ट आइए यहाँ पे, चलो पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को डील करेंगे। हिंदी में कार्बन को कार्बन बोलते हैं, कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में 0.02% कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूमि की जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है ना, सबसे ऊपर वाली जो अर्थ की लेयर होती है, उस पर 0.02% कार्बन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है जी। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? 0.03%। आप बताइए नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है? ओके, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 72, 73, 74 या 78। ऑक्सीजन 21, 22, 24 या 28। बताइए क्या होते हैं हमारे यौगिक? कंपाउंड बताइए क्या होते हैं? ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं हम उनको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि मीथेन एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड क्या होता है? जिन कंपाउंड में कार्बन होता है उनको हम कार्बन कंपाउंड बोल देते हैं। जैसे कि मीथेन है, क्लोरोफॉर्म है और इथाइन है। ठीक है, पेपर, प्लास्टिक, लेदर आदि में कार्बन होता है, बिल्कुल होता है यार, जाहिर सी बात है। और भी बहुत सारी चीजें जिनमें कार्बन होता है। चलिए जी, कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सो कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, सो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ठीक है जी। कार्बन क्या है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो जाहिर सी बात है कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल नहीं हो जाएगा यार? वो न्यूक्लियस कैसे संभालेगा 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन के साथ? बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लेकिन यार मुद्दे की बात यह है कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है, उसमें से आप 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? उसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना? 10-12 साल जिम करनी पड़ेगी तब जाके निकाल पाओगे। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई, सीधी सी बात। तो यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। ओके, यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। सो मुद्दे की बात यह है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर कार्बन करेगा क्या? है जो, जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता और ना इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी आबंध। ठीक है, संयोजी आबंध, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो कोवलेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन सा होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन सा होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे एकल, द्विआबंध और त्रिआबंध। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये बनेगा डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक दो तीन, 3 बॉन्ड, एक दो, 2 बॉन्ड, एक, और ये बन गया एक बॉन्ड। एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि असंतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिक। कैटिनेशन क्या होता है? देखो यार, कार्बन कार्बन को जोड़ के ना आप बहुत लंबी चेन बना सकते हो। ऐसा आप किसी दूसरे एटम के साथ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ के बहुत लंबी चेन बना लोगे, नहीं कर सकते। लेकिन कार्बन के केस में आप बहुत लंबी चेन बना सकते हो। ये लंबी चेन बनाने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं, यानी कि श्रृंखलन। जो थोड़ी बहुत लंबी चेन बना सकता है वो सिलिकॉन बना सकता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है जिनमें 7 और 8 एटम्स तक की चेन हो सकती है। ठीक है,
टेट्रावेलेंसी, यानी कि कार्बन हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट द 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन के 4 अन्य एटम्स और कुछ दूसरे मोनोवेलेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो, हम उसको हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। ठीक है। जैसे C2H6 एक कंपाउंड है, C3H8 एक कंपाउंड है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्केन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलेंगे। एल्केन के लिए फॉर्मूला CnH2n+2, डबल एल्केन के लिए फॉर्मूला CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला CnH2n-2। दूसरी वीडियो में मैंने इनको डिटेल में बता रखा है, उसमें आप देख लीजिए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे हम जिस एलोट्रोप के कार्बन की बात करेंगे दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है। डायमंड क्या होता है? डायमंड बहुत हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट यार बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी होता है। डायमंड क्या होता है? डायमंड में एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि ग्रेफाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक कार्बन एटम 3 दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये हेक्सागोनल एरे गिव करता है, हेक्सागोनल एरे। ठीक है। बुक में से फ्लोरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो कार्बन आइटम्स है वो फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं। किस शेप में अरेंज होते हैं? फुटबॉल की शेप में। सबसे छोटे फ्लोरेंस में 60 कार्बन होते हैं। ठीक है। 60 यानी कि चेन, ब्रांचिंग एंड रिंग्स, यानी कि श्रृंखला, शाखाएं और बल्ले। ठीक है। नेम मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखो यार सीधी सी बात है, मिथ का मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, सेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, ऐसे ही 9, 10 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे इन लिखा हुआ होता तो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे आइन लिखा हुआ होता तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। ठीक है। तो मिथ का मतलब है एक कार्बन, इथ का मतलब है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन। ठीक है। बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये वाली स्ट्रक्चर भी बेंजीन की है, ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है और ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है। बेंजीन में होता क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर हो जाएगी डिफरेंट। जैसे C5H12 है, ये भी C5H12 है और ये भी C5H12 है। इसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधी है, ओपन चेन टाइप, जाने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, समजातीय ग्रुप, यानी कि सेम जाति। ठीक है। जैसे कि हेलोजन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन का साइन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अल्कोहल का जो साइन है वो OH है, एल्डिहाइड का साइन CHO है, कीटोन का साइन ये वाला है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का है COOH। ठीक है। ये होता है हमारे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? किसी भी कार्बन चेन के साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लगा दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये वाली जो चेन है वो OH के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी सेट कर देगी। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत नेमिंग दे रखी है। देखो यार वैसे नेमिंग मैं तुम्हें अलग लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक छोटा मोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। जैसे अगर आपके कार्बन चेन से हेलोजन ग्रुप अटैच हुआ, यानी ग्रुप 17, जिसमें क्या क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एसिटीन आता है। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ते हैं तो उनको सबसे पहले प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे कि ये वाली कार्बन में ये, जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, तो क्लोरीन सबसे पहले आएगा, क्या नाम होगा? क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि एल्केन। ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन सबसे पहले आया तो उसको ब्रोमो, आयोडीन आता तो आयोडो। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप यूज हुआ है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है। एल्कोहल की बात करें, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एल्कोहल का साइन क्या होता है? ओल जुड़ेगा। एल्कोहल की बात करें तो ओल नाम आएगा, एल्डिहाइड की बात करें तो अल आएगा पीछे, जैसे कि ये आया हुआ है। कीटोन की बात करें तो ओन आएगा पीछे, जैसे ये आया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ओइक एसिड आएगा पीछे, जैसे कि ये आया हुआ है। इन की बात करें, यानी कि डबल बॉन्ड आया है तो इन आएगा पीछे, ट्रिपल बॉन्ड आया है तो पीछे आइन आएगा। और सब में प्रोप प्रोप है। प्रोप क्यों है? क्योंकि हर एक में 3 कार्बन लिए गए हैं। ठीक है। होमोलोगस सीरीज, यानी कि समजातीय श्रेणी, ये क्या होती है? कार्बन चेन के हाइड्रोजन को एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप लगेगा। ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करते हैं कंबशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेटल में भी हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जैसे पहले एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल, वो सब हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम कंबशन की बात करते हैं। कंबशन में क्या होता है कि हीट एंड लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है। जैसे मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट रिलीज हो गई। जैसे मैंने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हीट एंड लाइट रिलीज हुई। ठीक है। जैसे मैंने इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हीट एंड लाइट निकल गई। ठीक है।
जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ब्लैक स्मोक के साथ येलो फ्लेम निकलेगी। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम किसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम गैस जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वो आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो जैसे पहले के लोग जो हमारे बड़े होते थे वो पढ़ते थे, दिया वगैरह जला के पढ़ते थे, तो दिया कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता था, येलोइश ऑरेंज टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस करता था, और उसके ऊपर जो स्लैब जो भी लगी हुई होती थी वो ना यहाँ से काली हो जाती थी। ठीक है, वो पोल्यूटेंट की वजह से हो जाती, वो पोल्यूटेंट की वजह से हो जाती थी। तो पहला एग्जांपल मैं ले सकता हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ गैस या स्टोव का। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम का अगर आप कंबशन करते हो तो आपको सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं। ठीक है, जो कि एसिड रेन कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जब एसिड रेन होती है तो हमारी एक्वेटिक लाइफ थोड़ी डेंजर में आ जाती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इथेनॉल को एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हीट किया तो मुझे इथेनोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, इसमें हम एल्कीन से एल्केन बनाते हैं निकल कैटालिस्ट या पैलेडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, इस रिएक्शन को जनरली वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। वो जो आप घी खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, वो एक्चुअली घी नहीं होता, वो एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल होता है। ठीक है, एक्चुअली में घी की कीमत यार 1300-1400 रुपए केजी है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी कि सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रह गए, तो एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन। तो सीधी सी बात है, जब आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो सनलाइट की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3Cl बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, शराब की बात करते हैं अभी हम। अरे वाह सर, ये है ना टॉपिक। तो C2H5OH इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। दारू की बोतल देख लेना, वो लिक्विड होती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, तुम्हें पता लग जाएगा लिक्विड होती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम्हें पता है। अच्छा, कॉमनली एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है क्या, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो आप बताइए आप शराब को कैसे लेना पसंद करते हो, पानी के साथ, सोडे के साथ, या फिर डायरेक्ट नीट। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये, गर्व फिल्म का है ना, सलमान खान की मूवी का। ओके, ठीक है जी। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में तो घुलनशील होती है मतलब भाई दारू। ठीक है, इट इज यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। कई बार लोग खांसी की दवाई बोल के इसको पी जाते हैं, क्या बात है। कफ सिरप में भी यूज करते हैं, खांसी वासी हो जाए, टॉनिक्स में भी बहुत सारे में यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इथेनॉल शराब या दारू नहीं होती, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है बस उसमें। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये बस आपको इसलिए बताया ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, अगर मैं इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करता हूं तो मिलेगा सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जब आप 443 केल्विन पे इथेनॉल को गर्म करते हो H2SO4 की प्रेजेंस में तो आपको एल्कीन मिलता है। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, और H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2O बाहर क्यों निकला, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था उसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि पानी निकालने वाला एजेंट, तो उसने पानी निकाल दिया। मतलब अगर आप लोगों ने दारू में पानी मिला दिया तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की मदद से पानी को निकाल भी सकते हैं हम बाहर, ऐसा है? बताइए सर, हम कैसे बताएं, हम थोड़ी ना दारू पीते हैं। हाँ यार, ये भी सही है। चलो यार, इथेनोइक एसिड की बात करते हैं। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला है, CH3COOH। ठीक है, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जैसे कि हमारा नाइट्रिक एसिड है। इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड बोलते हैं, और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप से। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप कौन सा होता है, COOH वाला ग्रुप। ठीक है, पानी में अगर आप 3 से 4% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड डाल दोगे तो उसको आप विनेगर बोलोगे। ठीक है, और विनेगर को किस में यूज किया जाता है, अचार को प्रिजर्व करने में। इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो होता है वो होता है 290 केल्विन, यानी कि ये होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, 16.5 डिग्री के आसपास जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो गलना शुरू करता है, यानी कि पिघलना शुरू करता है। तो 16.5 से कम टेम्परेचर पे अगर आप जाओगे तो वो आपको क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। यानी कि विंटर में अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड तो जम जाता होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला CH3COH, और ये वीक एसिड होता है। ठीक है, अभी हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन की बात करेंगे, यानी कि CH3COOH, इसकी रिएक्शन की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, जब मैं इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, यानी कि इथाइल इथेनोएट। ये है हमारा एस्टर। ये जो नेमिंग है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये 11th स्टैंडर्ड में आती है बेसिकली, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखा दूंगा मैं आपको दूसरे लेक्चर में। ठीक है, एस्टर वैसे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फ्रूटी टाइप की स्मेल होती है, जैसे फ्रूट रूट होते हैं ना वैसी स्मेल होती है, जिनको परफ्यूम बनाने में भी यूज किया जाता है एस्टर को। ये क्वेश्चन ना 1 मार्कर में हरियाणा सिविल सर्विस का जो पेपर होता है ना, जिससे SDM DSP वगैरह बनते हैं, उसमें भी पूछा गया था। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया। आइए अब आपको साबुन बनाना सिखाते हैं। ठीक है,
अब ये जो एस्टर आपने बनाया था, इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो आपको इथेनॉल मिलेगा और सोडियम एसीटेट मिलेगा। ठीक है, जो आप सोप बनाने में भी किया जाता है, इसका यूज आप सोप बनाने में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट से हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, ये मैंने इथेनोइक एसिड लिया, ये मैंने इसको करा दिया सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट, ये मैंने इथेनोइक एसिड लिया, यहाँ पे करा दिया मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट। लेकिन मजे की बात है ये है कि दोनों केसेस में सोडियम एसीटेट बन रहा है और दोनों ही केसेस में H2O भी बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है। तो दोनों केसेस में सेम रिएक्शन होगी, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये है हमारा सोप और ये है हमारा डिटर्जेंट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं, जबकि डिटर्जेंट की अगर मैं बात करता हूं तो लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, सोप क्या होते हैं, लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सोल्ट, और जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट्स। ठीक है, सोप जनरली सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। जब भी आप हार्ड वाटर का यूज करके सोप के साथ हाथ धोने की कोशिश करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनसोल्यूबल रह जाता है, उसको स्कम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्कम बोलते हैं, ये वाला। जब भी हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के साबुन के हाइड्रोफिलिक एंड से रिएक्शन करके इनसोल्यूबल सब्सटेंस यानी कि स्कम बनाते हैं। फिर हार्ड वाटर में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज्यादा मात्रा में होता है, तो हार्ड वाटर में क्या ज्यादा क्वांटिटी में होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। चलिए जी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मिसेल्स के बारे में। ये होती है मिसेल्स की स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो पानी में डिसोल्व होता है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में डिसोल्व होता है। हाइड्रोकार्बन में जनरली हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो मेल वेल का एग्जाम्पल लेते हैं, डस्ट पे जो अटैक करता है। यानी कि ये है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड, ये है हमारा हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर में ये है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड और ये है हमारा हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, अब ये कचरा है, ये है हमारा मेल। क्या है ये, मेल। तो इसके साथ कौन सा एंड अटैच है, ये है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड इसके साथ अटैच है और ये है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, तो ये है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड जो कि दूर है, ये है हमारा हाइड्रोफोबिक एंड, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल्स। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी में डिसोल्व होता है और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो हाइड्रोकार्बन में डिसोल्व होता है। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो डस्ट मेल वगैरह से जुड़ा हुआ होता है, ये जो लिंक है ना, यही है हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, ज्यादातर डर्ट ऑयली होता है तथा हाइड्रोफोबिक एंड इस डर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक एंड पर साबुन के मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं, इस प्रकार साबुन के मॉलिक्यूल मिसेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हार्ड वाटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सोल्ट साबुन के हाइड्रोफिलिक एंड से रिएक्शन करके इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि स्कम बनाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।